दोस्तों, अगर आप ये न्यूमेरिकल को इसके फंडामेंटल बेस के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो फिर आप ये वीडियो देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं विक्की की पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 12th क्लास के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिससे पहले मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बिक्री को कैसे ज्ञात करते हैं यदि हमें कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि दे रखा हो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन और आई बटन जरूर चेक करें। वहां पे आपको 300 से भी ज्यादा वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए फाइनली आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले इसका फंडामेंटल बेस समझाता हूं पावर पॉइंट पे। तो चलते हैं हम अपने पावर पॉइंट की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कारक लागत पर निवल वर्णित मूल्य या निवल मूल्य वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं। इससे पहले के क्वेश्चनों में भी मैंने आपको समझाया था, बट इस क्वेश्चन में भी मैं दोबारा समझाऊंगा, नहीं तो आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि बिक्री कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि का क्या फॉर्मूला है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, बिक्री को लिखना है, या बिक्री बोलें या कुल बिक्री कहें। आपको बिक्री डायरेक्ट दे रखे तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वांटिटी को उसकी कॉस्ट से यानी एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई करके आप टोटल सेलिंग यानी कुल बिक्री ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें जोड़ना होता है स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि भैया, अगर हम अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को घटा देते हैं तो हमें स्टॉक में परिवर्तन का पता लग जाता है। तो नंबर 1 में हमें बिक्री को लेना है, नंबर 2 पे हमें स्टॉक में परिवर्तन हो गया, नंबर 3 में हमें मध्यवर्ती वस्तुओं का जो उपभोग किया जाता है उसको घटाना होता है। ये 3 स्टेप तो हमें सारे, भले हमें कारक लागत पर निकालना हो, बाजार कीमत पे निकालना हो, सकल निकालना हो या फिर निवल निकालना हो, ये 3 स्टेप तो हमारे पक्का होते ही होते हैं। इसके बाद हमें भैया बाजार कीमत से कारक लागत पर लाने के लिए और सकल को निवल बनाने के लिए 2 चीजें और करनी पड़ती है। नंबर 4 पे हमारा आता है मूल्य ह्रास, यानी स्थिर पूंजी का उपभोग या अचल पूंजी का उपभोग, यानी जो हमारे स्थिर कारक होते हैं, यानी जो हमारी मशीनें होती हैं, उत्पादन प्रक्रिया में उसके प्रयोग करने से उसके मूल्य में जो कमी आती है उसे मूल्य ह्रास कहते हैं। और बिक्री में वो चीज क्या होती है दोस्तों, शामिल होती है। तो इसलिए हमें मूल्य ह्रास को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। इसके बाद बाजार कीमत पर कई प्रकार के टैक्स लग जाते हैं और सरकार की आर्थिक सहायता भी होती है। अगर हम प्रत्यक्ष करों में से अप्रत्यक्ष करों में से आर्थिक सहायता को घटा देते हैं तो हमें निवल अप्रत्यक्ष कर मिल जाता है। तो देखिए, ये जो निवल अप्रत्यक्ष कर है ना, इसे और हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए, कितना सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर हमें कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि ज्ञात करना है तो नंबर 1 पे हमें बिक्री लेना होता है, नंबर 2 पे हमें स्टॉक में परिवर्तन को उसमें जोड़ना होता है, नंबर 3 पे हमें मध्यवर्ती वस्तुओं के उपभोग को घटाना होता है, नंबर 4 पे ये ऑप्शनल है
ये ऑप्शनल है। मतलब अगर आपको सकल बोल रखा है ना कि भाई कारक लागत पर सकल चाहिए, तो फिर आपको मूल्यह्रास को जोड़ना नहीं है, क्योंकि बिक्री में ऑलरेडी वो जुड़ा हुआ है, तो फिर आपको ये नहीं करना है। और अगर आपको केवल बाजार कीमत पर बोला है तो फिर आपको निवल अप्रत्यक्ष कर को भी शामिल नहीं करना है। इस चीज को मैंने अपने पहले पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। आई बटन पे मैंने उसका लिंक दे रखा है। आप पहले उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये बात तो मैंने आपको समझा दी। अब देखिए हमें क्या कर रखा है, हमें ये भी दे रखा है, हमसे ये छुपा लिया। देखिए सिंपल सी बात, अभी तक इससे पहले के क्वेश्चन में हमें बिक्री दे रखा था, स्टॉक में परिवर्तन दे रखा था, मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग दे रखा था, मूल्यह्रास दे रखा था और निवल अप्रत्यक्ष कर दे रखा था। और हमसे पूछा गया था कारक लागत पर सकल, निवल या बाजार कीमत पर मूल्य वृद्धि को। अब थोड़ा सा उल्टा कर दिया इन्होंने, क्या किया, बिक्री को ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं बिक्री। तो देखिए सारी चीजें ना उल्टी हो जाएंगी दोस्तों। आप यहाँ पे एक बात को समझिए कि ये जो बिक्री है, अब ये स्टॉक में परिवर्तन वैसे तो बिक्री में क्या होता है, जुड़ता है ना, बट अगर जब हमें बिक्री निकालनी है यानी कारक लागत पे, देखिए बात को समझिए, अगर मुझे कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि दे रखा है और हमसे पूछा है बिक्री, तो हम क्या करेंगे, ये स्टॉक में जो परिवर्तन है ना, यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस स्टॉक में परिवर्तन। ये शॉर्ट में मैंने आपके लिए लिख दिया, ठीक है। क्यों माइनस किया, क्योंकि देखिए अब आपकी बिक्री यहीं पे है, ये वहां शिफ्ट होगा तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे ये प्लस है तो वहां जाके क्या होगा, माइनस होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे कोई चीज प्लस है तो वो जब अपनी साइड को चेंज करती है, यानी राइट से लेफ्ट जाए या लेफ्ट से राइट जाए, तो भैया उसका साइन बदल जाता है, यानी वो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही मध्यवर्ती वस्तुओं का जो उपभोग है, अगर हमें कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि निकालना होता है और बिक्री दे रखा हो, तो हमें बिक्री में से मध्यवर्ती वस्तुओं के उपभोग को घटाना होता है, परंतु इस समय हमें उल्टा कर रखा है। तो इसलिए बिक्री क्या होगी दोस्तों, ये भी वहां जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको समझना। ये मध्यवर्ती वस्तु क्या होगी, प्लस हो गई। अब देखिए वैसे तो हमें मूल्यह्रास को क्या करना होता है, घटाना होता है जब हमें ये निकालना हो, पर अभी तो हमें क्या निकालनी है, बिक्री निकालनी है ना, तो इसलिए ये भी वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी हम मूल्यह्रास को भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी सारी चीजें उल्टी हो गई, क्योंकि जब आपको बिक्री दे रखी होती है और कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि निकालना होता है, तो बिक्री में स्टॉक में परिवर्तन जुड़ता है, मूल्य मध्यवर्ती वस्तु घटती है, मूल्यह्रास घटता है, निवल अप्रत्यक्ष घटता है। बट अब ये सारी चीजें आपको बिक्री दे रखी है, तो ये सारी साइड अपनी चेंज करेंगी, तो ये सारी चीजें कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि में जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, जुड़ जाएंगी। ये बात को आप समझिए। तो देखिए कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि, ठीक है, स्टॉक में परिवर्तन को हमें जोड़ना है। मैंने माइनस क्यों लगा रखा है, ओके सॉरी, माइनस ही होगा, मैंने गलत कर दिया, सॉरी। देखिए घटेगा ही, क्योंकि वो तो वहां पे तो बिक्री के साथ तो जुड़ता है, परंतु जब हमें बिक्री निकालनी हो तो कारक लागत में से ये घटेगा, निवल मूल्य वृद्धि में से। और इसके बाद देखिए कि अगर हमें निवल अप्रत्यक्ष कर बिक्री में क्या करना होता है, घटाना होता है, बट अभी बात उल्टी चल रही है, इसलिए हम इसे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि उनका पास बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता दोस्तों। तो देखिए अब जरूरी नहीं है
कि आपको केवल बिक्री, आपसे कभी मूल्यह्रास भी पूछ लेंगे, कभी निवल अप्रत्यक्ष कर भी पूछ लेंगे, कभी स्टॉक में परिवर्तन पूछ लेंगे। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि कैसे निकालते हैं। और यदि आपको ये दे रखा हो और इनमें से कोई चीज छुपा ले तो आपने सारी चीजें करनी है उल्टी। जो चीज प्लस होती है वो चीज माइनस करनी है, जो चीज माइनस होती है वो चीज प्लस करनी है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है। अगर क्लियर हुई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके आप मुझे मोटिवेट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों, ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलते हैं अब उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है कि कारक लागत पर निवल वर्णित मूल्य जिसकी वैल्यू दे रखी है 560, ठीक है। फिर दे रखा है मूल्यह्रास जिसकी वैल्यू है 60, स्टॉक में परिवर्तन जिसकी वैल्यू है -30, और मध्यवर्ती उपभोग जिसकी वैल्यू दे रखी है 1000, निर्यात हमें दे रखा है 200 रुपए, और निवल अप्रत्यक्ष कर हमें दे रखा है 60 रुपए। देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन उल्टा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि दे रखा है, तो हमें मूल्यह्रास को क्या करना पड़ेगा। नॉर्मल केस में हम घटाते हैं बट अभी जोड़ेगा। तो मैं अब इसका सलूशन आपको दिखाता हूं और फिर अपनी बात को और ज्यादा स्पष्ट करता हूं आपके सामने। देखिए, ये है इसका सलूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम नॉर्मल फॉर्मूला चलें कि बिक्री में स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है, जुड़ता है, मध्यवर्ती उपभोग घटता है, निवल अप्रत्यक्ष कर भी घटता है और मूल्यह्रास भी घटता है। बट अभी बात है उल्टी। अब हमें बिक्री दे रखा है, ठीक है, बिक्री हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो निवल अप्रत्यक्ष कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि है जिसकी वैल्यू 560 है। वैसे तो स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, जुड़ता है, परंतु बिक्री दे रखी है, उल्टी बात है, तो ये क्या होगा, घटेगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, और उसकी खुद की वैल्यू माइनस में दे रखी है, ठीक है। तो इसलिए ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको। बहुत ही सिंपल है। अगर हमें ये नॉर्मल केस में निकालना होता, कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि निकालना होता, तो ये यहाँ पे बाहर प्लस होता और माइनस के अंदर 30 होते, ठीक है। अगर हमें बिक्री दे रखा होता और कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि निकालना होता, परंतु अभी आप देख रहे हैं कि इसके बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि बिक्री निकालनी है और कहते हैं निवल कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि में से ये घटेगा। मेरी बात समझ आई आपको। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है। अब मध्यवर्ती उपभोग जो होता है, नॉर्मल केस में हमें क्या करना होता है, घटाना होता है, परंतु अभी ये बिक्री है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे उसकी वैल्यू 1000 थी, बट उसके सामने अभी क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, क्योंकि उल्टा चलेगा क्वेश्चन। निवल अप्रत्यक्ष कर भी हमें क्या होता है, घटाना होता है, बट अभी यहाँ पे बाहर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, क्योंकि यही बात मैंने आपको समझाई। और मूल्यह्रास भी नॉर्मल केस में हमें क्या करना होता है, घटाना होता है, बट यहाँ पे भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव कर रखी है। तो ये भी माइनस इंटू माइनस हो गया, प्लस हो गया, सारे को जोड़ा, हमारा आंसर आ गया है 1710 लाख रुपए। तो देखिए कितना इजी है ना इसे समझना, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि दोस्तों जो भी आपके टीचर्स हैं स्कूल्स के, वो इतने अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। पर यकीन मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर आप इनके फंडामेंटल बेस को समझते हैं, रट्टा मारने का प्रयास नहीं करते हैं। क्वेश्चन को सीखने का कभी भी कोशिश ना करें, आप उसके कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें, उसकी अवधारणा को समझने की कोशिश करें, तब आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके मुझे अपना ये संदेश दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।